व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि एक सीक्रेट फैमिली पूरे यूरोप को कंट्रोल कर रही है, जिसमें यूरोप के सारे बैंक्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, पॉलिटिशियंस, ब्यूरोक्रेट्स, डिप्लोमेट, इवन मिलिट्री ऑफिशियल्स इंक्लूडेड है। अमेरिका के व्हाइट हाउस से लेकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और इवन यूनाइटेड नेशंस तक हर जगह इस फैमिली का इन्फ्लुएंस है। और ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनका पिछले 100 सालों से वर्ल्ड वॉर 2 से लेकर रशिया यूक्रेन वॉर तक यूरोप और वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में होने वाले सभी मेजर इवेंट्स में बड़ा हाथ रहा है। ये एक फैमिली स्वीडन के स्टॉक एक्सचेंज का 1/3 हिस्सा ओन करती है। इसके अलावा वर्ल्ड की टॉप फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका, जिसकी कोविड वैक्सीन आपने जरूर लगवाई होगी, ये कंपनी भी इस फैमिली के कंट्रोल में आती है। इनकी टोटल नेटवर्थ अप्रोक्स $275 बिलियन है, जो कि इलोन मस्क और जेफ बेजोस से भी ज्यादा है। और इनकी मेन होल्डिंग कंपनी की वर्थ स्वीडन की एंटायर जीडीपी का ऑलमोस्ट 10% है। लेकिन दोस्तों, इतना पैसा, पावर और इन्फ्लुएंस होने के बावजूद आपने शायद ही इनका नाम सुना होगा। यहाँ तक आपने कभी फोर्ब्स की टॉप बिलियनर्स की लिस्ट में भी इस फैमिली के किसी मेंबर का नाम तक नहीं देखा होगा। आपको लग सकता है कि हम कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की बात कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों हम बात कर रहे हैं वॉलनबर्ग फैमिली की। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे ये फैमिली इतनी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए इतनी रिच और पावरफुल हो गई है, कैसे इस फैमिली का वर्ल्ड वॉर 2 में हाथ था, कैसे ये आज भी रूस और यूक्रेन में वॉर को बढ़ावा दे रही है, क्या है इसके पीछे के सीक्रेट्स, और कैसे एक फैमिली एंटायर कॉन्टिनेंट के बिजनेसेस को अपने कंट्रोल में कर सकती है। दोस्तों, ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप एंड तक बने रहिएगा। ओरिजिन्स ऑफ द वॉलनबर्ग डिनेस्टी। दोस्तों, वॉलनबर्ग फैमिली की वर्चस्वता की शुरुआत 19 नवंबर 1816 में होती है, जब स्वीडन के लिंकोपिंग शहर के एक लोकल चर्च में आंद्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग का जन्म होता है। आंद्रे ही वॉलनबर्ग फैमिली के वो शख्स थे जिन्होंने इस फैमिली का फॉर्च्यून डिसाइड किया। दोस्तों, प्रीस्ट के घर पैदा होने की वजह से उन्हें एजुकेशन के मामले में सब कुछ बेस्ट मिला, लेकिन साल 1837 में उन्होंने दुनिया एक्सप्लोर करने के मकसद से नेवी को ज्वाइन किया और किस्मत 21 साल की उम्र में एंड्रे को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ले गई। यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने आंद्रे का फेट डिसाइड किया और उन्हें एक प्रोफेशनल बैंकर बना दिया। दरअसल हुआ ये कि जब आंद्रे अमेरिका पहुंचे, तब अमेरिका एक भयंकर फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा था। वजह थी पूरी अमेरिकन इकोनॉमी का बैंक ऑफ इंग्लैंड पर डिपेंडेंट रहना। क्योंकि उस समय अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, इसलिए अमेरिकन इंडस्ट्री हो या फिर एग्रीकल्चर, इन सभी सेक्टर्स में अमेरिकन बैंक्स की बजाय बैंक ऑफ इंग्लैंड का पैसा इन्वेस्ट होता था। इसलिए जब अमेरिका में लगातार 2 बार क्रॉप फेलियर हुआ, उस कंडीशन में बैंक ऑफ इंग्लैंड को काफी घाटा हुआ और उन्होंने अमेरिका से अपने हाथ वापस खींच लिए, जिससे अमेरिका में भारी आर्थिक तंगी आ गई, जिसे पैनिक ऑफ 1837 भी कहा गया। यहाँ आंड्रे ने अमेरिका में रहते हुए इस पूरे परिदृश्य को बड़ी नजदीकी से एनालाइज किया और इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इस क्राइसिस का सबसे मेन रीजन अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम का कॉम्प्लेक्स होना है। इस दौरान एंड्रे ने यह भी सीखा कि बैंक्स को डिफॉल्ट होने से बचाने के लिए कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और जब वे वापस अमेरिका से स्वीडन आए, तब उन्होंने पाया कि सेम गलतियां जो अमेरिकन बैंक्स ने की, वही सेम गलतियां स्वीडन के बैंक्स भी कर रहे हैं। उस समय स्वीडिश बैंक्स भी बहुत घी से पीटे तरीके और बड़ी धीमी रफ्तार से काम कर रहे थे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि स्वीडन में एक जगह से दूसरी जगह पैसे ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल था और इंटरेस्ट रेट्स बहुत ही लो थे। बेसिकली स्वीडिश बैंक सिर्फ डिपॉजिट की फैसिलिटी दे रहे थे, यानी वो एक लॉकर या तिजोरी के तौर पर काम कर रहे थे। और ये हाल उस दौरान था जब स्वीडन में इंडस्ट्रियलिज्म स्पीड्स पकड़ रही थी, मल्टीनेशनल कंपनी लॉन्च हो रही थी, रेल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था और स्वीडन की इकोनॉमी जबरदस्त बूम एक्सपीरियंस कर रही थी। स्वीडिश बैंक्स लोन ना देने की वजह से इन सारी अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे थे। अब यहाँ आंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग, जो अमेरिकन और स्वीडिश बैंकिंग सिस्टम के फेलियर को अच्छे से समझ चुके थे, वो स्वीडन में उठ रही इन अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए बैंकिंग सिस्टम में कूद पड़ते हैं और साल 1856 स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में स्टॉकहोल्म्स एनस्किल्डा बैंक की स्थापना करते हैं। दोस्तों, यहीं से आंद्रे वॉलनबर्ग की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो जाती है। आंद्रे पहले ऐसे बैंकर बने जिन्होंने लोगों को अपना पैसा बैंक में लंबे समय तक रखने के लिए इनकरेज किया। आंद्रे के बैंक एसईबी ने पहली बार स्वीडन में लोगों को यह ऑप्शन दिया कि वो अपना पैसा इस बैंक में डिपॉजिट करें और बदले में उनकी सेविंग पर एक फिक्स्ड हाई इंटरेस्ट रेट्स का प्रॉफिट उठाए। उन्होंने स्वीडन में पोस्टल एक्सचेंज को भी इंट्रोड्यूस कराया। इसके तहत स्वीडिश लोग किसी डिफरेंट लोकेशंस पर इजीली मनी ट्रांसफर कर सकते थे। स्वीडन के लोगों के लिए ये एक बिल्कुल नई चीज थी, बिकॉज उनके हिसाब से तो बैंक का काम सिर्फ ये था कि वो आपके पैसे को सेव करें, जैसे कोई लॉकर या तिजोरी करती है। लेकिन अब उन्हें अपनी सेविंग्स पर प्रॉफिट मिल रहा था। स्टॉकहोल्म्स एनस्किल्डा बैंक के खुलते ही लोगों की भीड़ लगनी शुरू हो गई।
सभी अपनी जिंदगी भर की सेविंग्स लेकर एससीबी में डिपॉजिट करवाने लगे। और जैसे ही बैंक में अच्छा खासा डिपॉजिट्स हो गया तो एंड्रे ने लोन देना शुरू कर दिया। स्वीडन की वो इकोनॉमी जहां लोगों को अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए लोन की जरूरत थी, एंड्रे ने उनकी नीड को फॉरेन बैंक की बजाय अपने बैंक से रिप्लेस कर दिया। आने वाले चंद सालों में ही एससीबी पूरे स्वीडन पर छा चुका था। एंड्रे ने इतनी प्लानिंग के साथ स्वीडन की मार्केट को एक्वायर किया कि स्वीडन के हर एक नागरिक का पैसा किसी न किसी फॉर्म में एससीबी के पास था। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि या तो उनका पैसा एससीबी में डिपॉजिट था, या वो एससीबी से लिया हुआ लोन चुका रहे थे, या फिर उस कंपनी में काम कर रहे थे जो एससीबी से एसोसिएटेड थी। दोस्तों, अब तक वॉलनबर्ग स्वीडन के बैंकिंग सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले चुके थे, लेकिन उनको अपना इन्फ्लुएंस स्वीडन से बाहर बढ़ाने के लिए स्वीडन के बाकी सेक्टर्स में भी अपना हाथ आजमाना था, ताकि पूरी स्वीडिश इकोनॉमी उनके कंट्रोल में आ सके। आइए जानते हैं कि कैसे वॉलनबर्ग ने पूरी स्वीडिश इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में कर लिया। एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने अपनी पावर को कैसे बढ़ाया। दोस्तों, एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग ने खुद को पावरफुल बनाने के लिए और 1886 की अपनी डेथ से पहले बैंक के द्वारा कमाए गए पैसों को अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। उन्होंने सभी बड़ी कंपनियों के स्टॉक खरीद लिए। अब चाहे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो, फार्मास्यूटिकल और ट्रैवल की बात हो, या फिर स्टॉक मार्केट की, सभी फील्ड में वॉलनबर्ग ने इन्वेस्ट किया। अब इंसान चाहे बीमार हो, चाहे उसके घर में बिजली आए, चाहे उसको कहीं घूमने जाना हो, या फिर उसे कोई भी सुविधा क्यों ना चाहिए हो, वो जो कुछ भी खरीदेगा या सर्विस लेगा, जहां कहीं भी पैसा खर्च करेगा, उसका पैसा इनडायरेक्टली वॉलनबर्ग फैमिली के पास ही जाएगा। वॉलनबर्ग फैमिली ने अपनी इन्वेस्टमेंट को इतना डाइवर्सिफाई कर लिया था कि इस फैमिली का इन्फ्लुएंस धीरे धीरे स्वीडन से भी बाहर जाने लगा। उधर वॉलनबर्ग फैमिली के इन्फ्लुएंस और इकोनॉमी में इंपैक्ट को देखते हुए स्वीडिश गवर्नमेंट भी इतना डर गई कि साल 1916 में गवर्नमेंट ने एक लेजिस्लेटिव बिल पास किया, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी बैंकिंग कंपनी किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर्स होल्ड नहीं कर सकती थी। ये वॉलनबर्ग फैमिली के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, लेकिन वॉलनबर्ग फैमिली ने यहाँ पर अपनी एक स्ट्रेटजी अपनाई। उन्होंने प्रॉब्लम्स में पड़ने और सरकार से उलझने की बजाय इन्वेस्टर एबी नाम से एक नई कंपनी खोल ली। चूंकि ये एक इन्वेस्टर कंपनी थी, इसलिए इस पर किसी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई जा सकती थी। अब वॉलनबर्ग फैमिली ने एसईबी के अंडर जितनी भी कंपनी थी, ओनरशिप इन्वेस्टर एबी को ट्रांसफर कर दी। नतीजा ये रहा कि अगले 20 सालों में पूरे स्वीडन की 40% वर्कफोर्स इन्वेस्टर एबी कंपनी में वर्क कर रही थी। दोस्तों, गुजरते समय के साथ वॉलनबर्ग फैमिली और अमीर होती गई, उसके नेटवर्क फैलते गए, लेकिन सबसे बड़ा मौका उसे उस दौरान मिला जब वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुआ, और ये मौका वॉलनबर्ग फैमिली ने खूब भुनाया। वो कैसे, आइए जानते हैं। वॉलनबर्ग फैमिली ने वर्ल्ड वॉर 2 का फायदा कैसे उठाया। दोस्तों, साल 1939 में जब पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बंट चुकी थी, जहां एक तरफ ब्रिटेन, अमेरिका, सोवियत यूनियन और फ्रांस जैसी कंट्री थी, तो वही दूसरी तरफ एक्सिस ग्रुप था, जिसमें जर्मनी, इटली और जापान थे। इस दौरान जब दोनों तरफ से लाखों लोग मर रहे थे, तो वॉलनबर्ग फैमिली इस कश्मकश में थी कि उन्हें इन दोनों ग्रुप में से किससे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब संकट को अवसर में तब्दील करने की कला तो वॉलनबर्ग फैमिली को पहले से ही आती थी। वॉलनबर्ग फैमिली को पता था कि वॉर में पैसा लगता है, लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी था कि वॉर से पैसा कमाया भी जा सकता है। उन्होंने किसी भी पावर का सपोर्ट न करते हुए एक प्लान बनाया। वॉलनबर्ग फैमिली ने कर दिए, और दूसरी तरफ उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन के दुश्मन जर्मनी के सारे बड़े हथियार बनाने वाली कंपनी को खरीदना शुरू कर दिया, ताकि जर्मनी को वेपन्स की सप्लाई खत्म ही न हो और उन्हें फायदा होता रहे। दरअसल एंड्रे ऑस्कर वॉलनबर्ग के फर्स्ट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन जैकब वॉलनबर्ग ने बर्लिन में नाजीज के साथ एक क्लोज रिलेशनशिप डेवलप किया और उनकी मदद करने लगे। वो नाजीज को बॉल बेरिंग्स की सप्लाई करने लगे, जो व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट और वेपन्स सहित कई प्रकार के मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था। उन्होंने इतने सारे हथियार मुहैया कराए कि उसकी वजह से ये वॉर 2 साल और ज्यादा चली। ऐसा हम इसलिए कह रहे क्योंकि नाजीज ने जैकब को ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया, जो कि फॉरेन डिप्लोमेट्स को दिया जाने वाला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि जैकब वॉलनबर्ग नाजीज के साथ कितने गहराई से जुड़े हुए थे। ये सुन आपको लग रहा होगा कि वॉलनबर्ग बहुत ही प्रो नाजी सपोर्टर थे, लेकिन दोस्तों याद रखो कि ये सिर्फ पैसे और पावर के लिए था। दोस्तों, जब ये सब जर्मनी और बर्लिन में चल रहा था, तो उधर एंड्रे के सेकंड ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन और जैकब के भाई मार्कस वॉलनबर्ग अमेरिका और ब्रिटेन के साथ डील कर रहे थे। उन्होंने सीक्रेटली मिलकर यह डिसाइड किया कि भले ही युद्ध में कोई भी जीते, लेकिन वॉलनबर्ग्स पावरफुल पोजीशन में बनी रहनी चाहिए और इसके साथ उनका एक इन्फ्लुएंशियल नेटवर्क भी होना चाहिए।
ये सब वॉलनबर्ग फैमिली बहुत ही सीक्रेटली कर रहे थे। उन्होंने इन तीनों कंट्री से सीक्रेट एग्रीमेंट्स किया, जिसके अकॉर्डिंग वॉर खत्म होने के बाद एक तरफ जर्मनी एसईबी को फ्री ऑन ऑफ कॉस्ट जर्मनी में ब्रांचेस खोलने देगा और सारी पोस्ट वॉर डेवलपमेंट फंडिंग एसईबी के थ्रू ही होगी, और दूसरी तरह अमेरिका और ब्रिटेन में भी एसईबी को स्पेशल रिलैक्सेशन दी गई। वॉलनबर्ग फैमिली ने वर्ल्ड वॉर 2 में के दौरान डबल गेम खेलकर भारी मुनाफा कमाया। हालांकि युद्ध रुकने के बाद अमेरिका ने नाजियों की हेल्प करने की सजा के तौर पर वॉलनबर्ग्स के एक बैंक पर रोक लगा दी। हालांकि 2 साल बाद इस रोक को हटा दिया गया। वैसे वॉलनबर्ग फैमिली का ये डबल गेम अभी भी चल रहा है। साल 2014 में जब रशिया ने यूक्रेन पर अटैक किया, तो जहां सारे यूरोप ने रशिया पर टोटल सैंक्शंस लगा दिए, तो वही वॉलनबर्ग की 2 कंपनी एसकेएफ और एटलस कॉप को भी रशिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के लिए जरूरी इक्विपमेंट सप्लाई कर रही है। दोस्तों, अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि 100 साल गुजरने के बावजूद आज भी ये यूरोप की सबसे पावरफुल फैमिली कैसे बनी हुई है? वॉलनबर्ग फैमिली को क्यों नहीं मिटाया जा सका? दोस्तों, आज वॉलनबर्ग फैमिली अपने 5th जनरेशन में है और जल्द ही वो अपने 6th जनरेशन में आ जाएगी। फिर भी इस फैमिली को वेल्थ और उसकी पावर हर दशक में और बढ़ रही है। इसके पीछे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है। पहला है, समय के साथ ही उन्होंने अपने पावर को बढ़ाने के लिए पावरफुल लोगों के साथ नेटवर्क बनाने शुरू कर दिए। आप देख सकते हैं कि 1930 के दशक में जर्मनी जब ग्लोबल सुपर पावर बनकर उभर रहा था, तो उन्होंने उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप डेवलप्ड किया। वही अगर बात आज की करें तो प्रेजेंट टाइम में चीन एक न्यू ग्लोबल सुपर पावर के रूप में उभर रही है, जिसे वॉलनबर्ग फैमिली ने बहुत पहले ही भांप लिया था। इसे पहचानते हुए पीटर वॉलनबर्ग सीनियर ने सबसे पहले 1970 के दशक में चीन के साथ संबंध विकसित करना शुरू कर दिया। उन्होंने चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी जंग अजामिन के साथ अपने क्लोज रिलेशन बनाए। ये उनके द्वारा मैसिवली एक इन्फ्लुएंशियल ग्लोबल नेटवर्क बनाने की शुरुआत थी, क्योंकि दुनिया धीरे धीरे आधुनिक युग में प्रवेश करने लगी थी। इसके अलावा उन्होंने 2016 में विश्व आर्थिक मंच और IMF के साथ बैठकें शुरू की। मार्कस वॉलनबर्ग ने 2018 में सऊदी अरब का दौरा किया। 2022 में व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार से मिले। जैकब वॉलनबर्ग ने स्वीडिश वित्त मंत्री और फिनलैंड के राष्ट्रपति से मिलने के लिए और नाटो के साथ बात करने के लिए फिनलैंड में एक सीक्रेट मीटिंग की। इसके अलावा ये बिल्डरबर्ग मीटिंग जैसी इन्फ्लुएंशियल बैठकों में भी शामिल होते हैं, जहां जनरली देशों के बड़े बड़े नेता आते हैं। तो दोस्तों, वॉलनबर्ग फैमिली की ये लिस्ट बहुत लंबी है, जो दिखाती है कि दुनिया के हर कोने में इनका प्रभाव है। दूसरा कारण है पावर का एक हाथ में ना होना। इस फैमिली में सारी पावर किसी एक को नहीं दी गई है, बल्कि वॉलनबर्ग फैमिली की सारी वेल्थ एक वॉलनबर्ग फैमिली फाउंडेशन में जाती है, और इस फाउंडेशन के सारे मेंबर जो डिफरेंट कंपनी को हैंडल करते हैं, यानी पावर को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ताकि कोई एक फैमिली मेंबर पूरी वॉलनबर्ग के इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय ना कर पाए। अब तीसरी चीज ये है कि इस फैमिली में हर किसी को रिप्रेजेंटेटिव पावर देने से पहले कम से कम 10 साल तक उसे कंपनी में निचले पोस्ट पर काम करना पड़ता है, जहां किसी एम्प्लॉय की तरह ही उसे मेहनत करनी पड़ती है और कंपनी के ऑपरेशंस को समझना पड़ता है, और काबिलियत को प्रूफ करने के बाद ही उसे मैनेजमेंट रोल दिया जाता है। यही वजह है कि जिसने आज भी इस फैमिली को इतना पावरफुल बनाया हुआ है। अंतिम निष्कर्ष, तो दोस्तों, वॉलनबर्ग फैमिली जो बिना दिखे सीक्रेट तरीके से यूरोप को कंट्रोल कर रही है। इतनी ताकत होने के बावजूद आपने कभी भी इस परिवार का नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि फैमिली का मोटो ही है ऐसे नॉन विडेरी, जिसका मतलब है काम करना है, लेकिन बिना किसी को दिखाए। इन्हीं सब कारणों की वजह से आज ये फैमिली लीथल पावर और वेल्थ की मालिक बनकर बैठी है। दोस्तों, आपके अकॉर्डिंग इंडिया में ऐसी कौन सी फैमिली है जो वॉलनबर्ग की तरह सेम लेवल का इन्फ्लुएंस ग्लोबल एक्टिविटी में रखती है, लेकिन इन रियल बिल्कुल भी लाइमलाइट में नहीं है? हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।